नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन। दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, तरह तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इसके डायनामिक्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं स्पेशली कोविड के सिचुएशन में, इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन। इट्स गोइंग टू बी a great value addition for you is what definitely I believe in। तो आते आते आप सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पे फाइजर और बायोनटेक के वैक्सीन को निकल के आ रहा है। तो अभी हम फाइनली दो तीन जो मेजर पोटेंशियल वैक्सीन निकल के आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो करंटली एज ऑफ 26 नवंबर मेजर वैक्सीन्स यहाँ पे तीन निकल के आए। पहला है फाइजर और बायोनटेक का, जो कि mRNA वैक्सीन है। दूसरा है मॉडर्ना की वैक्सीन, ये भी mRNA वैक्सीन पे ही बेस्ड है। एंड तीसरा है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से वैक्सीन। अगर हम फाइजर और बायोनटेक के वैक्सीन की बात करें तो इन्होंने अपना ट्रायल का फाइनल एनालिसिस रिलीज किया था 9 नवंबर को। एंड ये ट्रायल उन्होंने करीब 43,000 लोगों पे टेस्ट किया था, जिसमें से 170 को कोविड हुआ एंड उनमें से 163 को तो प्लेसिबो दे रखा था, यानी फेक इंजेक्शंस, डमी इंजेक्शंस दे रखा था। तो मुश्किल से सिर्फ ऐसे 8 निकल के आए, यानी वैक्सीन देने के बाद सिर्फ 8 को कोविड हुआ था। अब 43,000 में से आधी जनता को प्लेसिबो मिला था एंड बाकी हाफ को वैक्सीन मिला था। इतने लोगों पे टेस्ट करके सिर्फ 8 केसेस निकलना, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, राइट? मतलब वैक्सीन काम कर रहा है। अब आप कहोगे कि उन लोगों को कोविड क्यों हुआ अगर वैक्सीन अगर काम कर रहा है तो, या यू माइट बी वंडरिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दिस वैक्सीन, राइट? तो गाइस, ऐसा बहुत रेयर केसेस होता है। जैसे अगर पोलियो की वैक्सीन हम 2.5 मिलियन बच्चों को देते हैं तो उसके बाद उसमें से सिर्फ एक बच्चे को पोलियो निकल सकता है। तो जो डिफॉल्ट रेट है इट्स एक्सट्रीमली लो इन सच केसेस। तो इसीलिए फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है वो 95% इफेक्टिव निकल के आई है, ऐसे कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये अबाउट 65 लोगों में भी काफी इफेक्टिव पाई गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। WHO के अकॉर्डिंग कोई भी वैक्सीन अगर कोविड के लिए बनाई जा रही है तो उसे कम से कम 50% की एफिकेसी दिखानी पड़ेगी, यानी 50% इफेक्टिव लोगों पे होना पड़ेगा। अब और भी सेफ्टी डेटा रिलीज होना बाकी है कंपनी के द्वारा, वो आने वाले हफ्तों में रिलीज कर देगी एंड इवेंचुअली रेगुलेटर्स के पास ये डेटा जाएगा। फाइजर एंड बायोएनटेक ऑफ कोर्स वुड आस्क रेगुलेटर्स इन अमेरिका एंड यूरोप फॉर इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर हम मॉडर्ना के वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये फाइजर और बायोएनटेक के वैक्सीन के बाद ही आई थी, करीब 16 नवंबर को। एंड मॉडर्ना एक्चुअली रिपोर्टेड दैट इट इज क्लोज टू 94.5% एफिकेशियस इन एन इंटरिम एनालिसिस। इसमें करीब 30,000 वॉलंटियर्स आगे आकर वैक्सीन लिए थे। अब फाइजर और बायोएनटेक की जो खुद की वैक्सीन है उसको लेके बहुत मेजर चैलेंजेस आने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल वो वैक्सीन अल्ट्रा कोल्ड कंडीशंस में ही स्टोर की जानी चाहिए, करीब -70 डिग्री टू -80 डिग्री सेल्सियस तक इसका स्टोरेज करना पड़ेगा। एंड अगर रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में स्टोर किया तो ये हफ्ता भर भी नहीं टिकेगा। अब -70 डिग्री सेल्सियस इज एक्सट्रीम, राइट? हमारा फ्रिज का फ्रीजर का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस मैक्स होता है। तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनके लिए तो ये चैलेंज बन जाएगा कि इतना अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। इट वुड कॉस्ट अ लॉट, राइट? इट वुड बिकम रियली एक्सपेंसिव, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें। दो द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अरेंज द अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्ना, इसमें कोई अल्ट्रा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वैक्सीन को हम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं, करीब 2 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉर 30 डेज। अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट की बात करें, ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वैक्सीन बनाई जा रही है। एस्ट्राजेनेका यूके बेस्ड फार्मा जायंट है। तो 23 नवंबर को इनके द्वारा ऐसा निकल के आया है कि ये वैक्सीन 70% तक इफेक्टिव है। ये इन्होंने 23,000 लोगों पे ट्रायल किया था। अब इतने टाइम तक इन्होंने अपना कोई इंटरिम डेटा कुछ रिलीज नहीं किया था। इनकी तरफ से बहुत वेग था कि वैक्सीन अगर आएगी तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आएगी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं मेंशन किया था। सो इट इज एक्चुअली थॉट दैट देयर ट्रायल्स आर ओनली वीक्स अवे फ्रॉम फुल सेट ऑफ डेटा। एंड एस्ट्राजेनेका के जो R&D हेड है मैने पैंगलोस, उनकी तरफ से ये हमेशा से आया है कि द फर्म माइट अप्लाई फॉर फुल अप्रूवल रादर देन द इमरजेंसी अप्रूवल। अच्छा, यही वैक्सीन हमारे इंडिया में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई जा रही है
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन प्रोड्यूस करने की डील कर रखी है। पहला है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के साथ, एंड दूसरा है नोवावैक्स, जो कि एक अमेरिकी वैक्सीन डेवलपमेंट कंपनी है। सो अभी यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट में करीब 50 मिलियन डोसेस बन चुके हैं, एंड जनवरी 2021 तक टोटल 100 मिलियन डोसेस प्रोड्यूस करने का इरादा है। India would of course be given the first priority in this case, and some 90% of the doses would be sold to government of India, करीब 250 रुपए में, यानी $3 में, एंड जो बचा 10% है उसे प्राइवेट मार्केट के लिए रख दिया जाएगा, जो कि 1000 रुपए के आसपास मिलेगा। ये सब ऑब्वियसली अप्रूवल के बाद ही मिलेगा इमरजेंसी लाइसेंस के अंडर। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर या जैन वैक्सीन का रोल आउट पब्लिक में होना शुरू हो जाएगा। तो ये वैक्सीन सबसे पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही जाएगी, जैसे डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री एंड पीपल फ्रॉम सैनिटेशन, इन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी। सो गाइज याद रखिए, वैक्सीन उन्हें ही दी जाती है जो तंदुरुस्त होते हैं, यानी कोविड जैसी बीमारी उन्हें हो ही नहीं रहती। ड्रग उन्हें दी जाती है जो बीमार होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए। अच्छा, एक ऐसा भी आर्ग्यूमेंट निकल के आ रहा है कि वैक्सीन अगर आ गई, अगर पब्लिक में रोल आउट हो गई, तो ओवर 65 को पहले दी जानी चाहिए या यंगस्टर्स को दी जानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग ओवर 65 है, अबव 65 की एज है, वो हाई रिस्क पे है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द यंगस्टर्स, तो उनका बाहर निकलना, लोगों से मिलना, ये सब ज्यादा होता है, राइट? तो इन दोनों ग्रुप में से सबसे पहले वैक्सीन किसे देनी चाहिए? मुझे आप आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला अपडेट जूम को निकल के आ रहा है। तो जूम वीडियो कम्युनिकेशन इंक, जो कि अमेरिकन कंपनी है, वीडियो टेलीफोनी सर्विसेज एंड चैट ऑनलाइन सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, उनके लिए वैक्सीन आना ये बुरी खबर है, बिकॉज वैक्सीन का जैसे ही न्यूज आया, जूम के स्टॉक्स बुरी तरह से अफेक्ट कर गए। अब अगर वैक्सीन आने वाली है तो लोगों में अब खौफ कम होगा बाहर जाने का, एक दूसरे से मिलने का। तो अगर लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे तो इस वीडियो ऐप की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। Of course, this app has actually been a star performer in the tech stocks as it was boosted by remote working, यानी वर्क फ्रॉम होम के चलते ये स्टॉक बहुत ऊपर चढ़ गया था। सो जैसे कि आप यहाँ पे ये चार्ट में देख सकते हो, जूम के शेयर्स की प्राइसेस यहाँ पे पीक पर थी, यानी जब लॉकडाउन वगैरह था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, रिमोट वर्किंग यहाँ पे चल रहा है, बट वैक्सीन की न्यूज आते ही इट एक्चुअली फेल डाउन। नाउ इट्स इन दी डाउनवर्ड ट्रेंड, ये देख सकते हो। अब जूम ने सिर्फ ऑफिसेज एंड कॉर्पोरेट्स की मदद नहीं की है, Zoom has actually been accessible to families who cannot meet and are actually stuck indoors. अब जो थैंक्स गिविंग आने वाला है 26 नवंबर को, उस वक्त Zoom अपना वीडियो चैट सर्विस कंप्लीटली फ्री करने वाला है। फैमिलीज कैन एक्चुअली कैच अप फॉर लॉन्गर। यूजुअली एक कैप लगाई जाती है वीडियो कॉल्स पे, इट इज लिमिटेड टू 40 मिनट्स, बट थैंक्स गिविंग पे देयर वोंट बी एनी लिमिट, देयर वोंट बी एनी कैप। अगला अपडेट इंडिया की तरफ से निकल के आ रहा है। तो इंडिया ने हाल ही में और 43 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए, जिसमें से मशहूर ऐप अली एक्सप्रेस भी बैन हो चुका है। यह अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है, एंड इन ऐप्स को इंडियन यूजर्स के लिए बैन कर दिया गया है अंडर सेक्शन 69A in the Information Technology Act. This ban came after the release of the comprehensive reports received from Indian Cyber Crime Coordination Center. तो कहने का मतलब है कि ये बेसिकली ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स, या कह लो ऑन अकाउंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए बैन कर दिए गए हैं। अब इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। दिस वाज इन लेट जून, 28 जून के आसपास, एंड उसके बाद 2 सितंबर को और 118 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए गए थे। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो जो मशहूर ऐप्स थे, बाइडू, वी चैट, पबजी, ये सभी बैन कर दिए गए थे। इसके अलावा भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे भी बैन लगा दिया गया है, स्पेशली इन की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स लाइक रोड्स और टेलीकॉम्स में भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी अभी चीनी कंपनियों के द्वारा अब रुकवा दी गई है। यस, ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक रिटालिएशन ही है, स्पेशली व्हेन चाइनीज ट्रूप्स एक्चुअली इंट्रूडेड इंडियन टेरिटरी एंड किल्ड 20 इंडियन सोल्जर्स। अब उस साइड के जो चीन के सैनिक थे वो भी मारे गए थे, बट कितने थे वो कोई जानता नहीं है, या कह लो कि इट्स अननोन। तो ये बेसिकली एक रिटालिएशन ही है अगर देखा जाए तो। अगला अपडेट Amazon को निकल के आ रहा है। तो Amazon ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो Amazon फार्मेसी लेकर आएंगे, जहाँ पे बेसिकली वो ऑनलाइन फार्मेसी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। ये उनका खुद का फार्मेसी स्टोर रहेगा, और अभी के लिए वो सिर्फ यूएस में ही लॉन्च किया जाएगा। यूजर्स कैन एक्चुअली बाय प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन। यहाँ Amazon उसके यूजर्स को हैवी डिस्काउंट्स देने वाला है, स्पेशली उसके प्राइम मेंबर्स को करीब 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है ऑन जेनरिक ड्रग्स। एंड अगर हम ब्रांडेड ड्रग्स की बात करें तो उस पे
अप टू 40% तक का डिस्काउंट दिया जाने वाला है। अब Amazon इज नथिंग बट रीपिंग इट्स बेनिफिट्स फ्रॉम 2018 एक्विजिशन। 2018 में Amazon ने पिलपैक कंपनी को एक्वायर किया था $753 मिलियन में। पिलपैक क्या है? पिलपैक बेसिकली एक मेल ऑर्डर फार्मेसी कंपनी है विच एक्चुअली पैकेजेस एंड डिलीवर्स टैबलेट्स बाय पोस्ट। अब ये डायरेक्ट चैलेंज रहेगा टू कंपनीज हु आर इनटू फार्मा रिटेल स्पेस इन यूएस, जैसे वॉलग्रीन्स बूट्स अलायंस हो गया, सीवीएस हेल्थ, राइट एड या गुड आरएक्स, ये सभी कंपनीज को ये चैलेंज देने वाला है Amazon। बट लेकिन यहाँ पे एक मेजर लूपहोल निकल के आता है। वो कौन सा? डेटा प्रॉब्लम। अब क्योंकि कस्टमर्स को अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग इफ शी इज प्रेग्नेंट इन केस ऑफ वुमेन, और फॉर दैट मैटर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इंश्योरेंस डिटेल्स वगैरह। तो मोटा मोटा ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है एडवर्टाइजर्स के लिए उनके प्रोडक्ट्स ऐसे यूजर्स को बेचना या टारगेट करना या इन्फ्लुएंस करना। सो इट्स लिटिल डीप बट अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट। तो इसके चलते Amazon की तरफ से ऐसा निकल के आ रहा है कि विदाउट यूजर्स परमिशन उनका डेटा कहीं भी बेचा नहीं जाएगा, उनका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को, थर्ड वेंडर को दिया नहीं जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने सामने से आकर यह भी कहा है कि उनका रिटेल सेगमेंट और फार्मा सेगमेंट दोनों अलग अलग ही रहेंगे, इधर उधर डेटा कुछ मिक्स नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली डाइसी लग रहा है बिकॉज जेम्स थॉमसन जो Amazon के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ही कैन एक्चुअली इमेजिन Amazon offering gym equipments, specific groceries, or products based on health data of a particular customer. So it's very hard to believe that the data would not be mixed and it would kept it separate. बाकी प्रॉब्लम्स जो निकल के आते हैं जो बहुत छोटे हैं कि वो प्रोडक्ट्स और ड्रग्स की स्टोरेज कैसे होगी, शिपिंग किस प्रकार से की जाएगी, जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स है वहां पे जो कस्टमर्स है दे माइट बी लॉयल टू दोज स्टोर्स बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव नेचर ऑफ द मेडिकेशंस। They are old customers, so it will become less likely to shop online, right? But इतने challenges के बावजूद Amazon के पास ये ड्रग इंडस्ट्री में $300 बिलियन से ज्यादा का कस्टमर मार्केट की अपॉर्चुनिटी अभी खुल गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मार्केट है। अगला अपडेट अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को निकल के आ रहा है, जिसे सेक भी कहते हैं। तो जेक लेटन जो कि सेक के चेयरमैन है, he has decided to step down. He has decided to resign from his post early before his term actually ends in June 2021. जेक लेटन ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सेक के चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। सो अंडर हिम सेक हैज pursued changes to regulations that critics saw very burdensome or hindrance to corporate growth. तो कहने का मतलब है कि इनके द्वारा जो चेंजेस लाए गए थे वो चेंजेस की बहुत आलोचना हुई, बहुत क्रिटिसिज्म मिला, एंड इट वाज एक्चुअली कॉजिंग हिंड्रेंस टू द कॉर्पोरेट ग्रोथ, यानी वो रुकावट दे रहा था कॉर्पोरेट की ग्रोथ में। अब जो दो तीन मेन पोटेंशियल कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं सेक के चेयरमैन के लिए, वो है कैरा स्टीन जो कि एक फॉर्मर डेमोक्रेटिक सेक कमिश्नर रह चुकी है। दूसरा है रॉब जैक्सन, former Democratic commissioner who is currently teaching at New York University School of Law. And third is Gar Genscher. He was a former derivatives market regulator. Now works on transition plan for financial industry oversight under Joe Biden. तो अभी कुछ दिनों में जो बाइडन की तरफ से नया सेक कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, तो देखते हैं कि कौन अपॉइंट किया जाएगा। अगला अपडेट पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज को निकल के आ रहा है, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बैंकिंग कंपनी है। सो पीएनसी ने स्पेनिश बैंक बीबीवीए को एक्वायर करने की अनाउंसमेंट कर दी है, करीब $11.6 बिलियन। और ये डील हम बीबीवीए के यूएस बिजनेस के एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। सो दिस ट्रांजैक्शन इज एसेंशियली द बिगेस्ट बैंकिंग डील्स सिंस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड ये डील कंपनी को यूएस का फिफ्थ लार्जेस्ट रिटेल लेंडिंग बना देगी विथ मोर देन 550 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली पीएनसी अब पूरे यूएस में एक्सपैंड करने में लगा हुआ है। जैसे 2011 में उसने साउथ ईस्ट में रॉयल बैंक ऑफ कनाडा का यूएस रिटेल बैंकिंग $3.4 बिलियन में एक्वायर कर लिया था। और फॉर दैट मैटर इन 2011 it actually bought National City Bank, which is based in Cleveland. So with this acquisition of BBVA's business, PNC will expand into Arizona, California, Colorado, New Mexico and Texas. अगला अपडेट यहाँ पे बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को निकल के आ रहा है। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दे दिया है कि बोइंग 737 मैक्स अभी वापस फ्लाई कर सकता है। तो 20 महीने बाद बोइंग 737 मैक्स को अभी अनुमति दे दी गई है कि इट कैन एक्चुअली फ्लाई। ये बेसिकली इतने टाइम तक ग्राउंडेड था बिकॉज ऑफ द क्रैशेस। सो कौन कौन जानता है ये दो क्रैशेस के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला अपडेट स्वेयर पैसिफिक को निकल के आ रहा है।
सो स्क्वायर पैसिफिक हाल ही में हांगकांग के हैंगसेंग स्टॉक मार्केट इंडेक्स से निकाल दिया गया है। सो जैसे कि आप जानते हो कि कोविड के चलते एयरलाइन इंडस्ट्री ने बहुत मार खाई है एंड उसमें से स्क्वायर पैसिफिक भी निकल के आ रहा है जिसका स्टॉक 37% से नीचे गिर चुका है इन दिस ईयर ऑफ 2020। तो ये कंपनी बहुत पुरानी है, 1816 में इट वाज एक्चुअली फाउंडेड एंड इट इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन कैथे पैसिफिक। कैथे पैसिफिक तो आपको पता ही होगा। इवन कैथे पैसिफिक एयरवेज इट वाज एक्चुअली बीन डिवास्टेटेड बाय कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड इट एक्चुअली फोर्स्ड टू ग्राउंड मोस्ट ऑफ द फ्लीट इंक्लूडिंग ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हो, दीज आर पार्क्ड इन अ फैसिलिटी इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो इसका रिप्लेसमेंट बेसिकली चाइनीज कंपनीज से रिप्लेसमेंट हुआ है। चाइनीज बडवाइजर एपैक एंड एंटा स्पोर्ट्स जो कि एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोड्यूसर है वो इंडेक्स में भी आ चुके हैं। अगला अपडेट टेस्ला को निकल के आ रहा है, तो भी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर 500 ये जो इंडेक्स है इसमें भी टेस्ला ऐड कर दिया जाएगा फ्रॉम 21 दिसंबर। फंड मैनेजर्स विल हैव टू ट्रैक द एसएनपी एंड विल नाउ हैव टू बाय द स्टॉक फॉर देयर पोर्टफोलियोज। तो टेस्ला ने ये साल काफी अच्छा प्रदर्शन किया है एंड इट विल एक्चुअली बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बाय मार्केट वैल्यू व्हेन इट जॉइंस एसएनपी 500। आखिरी अपडेट यूके को निकल के आ रहा है, तो यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 2030 तक इट विल एक्चुअली बैन पेट्रोल एंड डीजल कार्स। तो रिसेंटली जो बोरिस जॉनसन और जस्टिन ट्रूडो के बीच में जो बात हुई थी ओवर अ वीडियो कॉल, उसमें बोरिस जॉनसन ने ग्रीन एनर्जी के बारे में थोड़ा बात किया था एंड इट एक्चुअली सिग्निफाइड कि समथिंग वुड बी कमिंग फ्रॉम यूके अगर हम ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो ऐसा ही कुछ अभी निकल के आया है हाल ही में एंड इट्स एक्चुअली गुड दैट इलेक्ट्रिक कार्स अभी रोल आउट होगी धीरे धीरे। बट क्रिटिक्स का मानना है कि यूके में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है, इन्वेस्टमेंट्स की बहुत जरूरत है। सो आगे देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।